हेलो बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके फाइनल एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लाए हैं और आज की क्लास में हम सारे के सारे हिंदी के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए उसको सॉल्व कराने का प्रयास यहाँ पे करूंगा, वो भी सुपर फास्ट रिविजन के साथ। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। जितने भी दोस्त भाई बहन जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में। और आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट बिना समय को देर किए हुए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम, कुछ ही घंटों का बच गया है और एग्जाम के आपको क्या करना है, यहाँ पे फोड़ के आना है। तो पहला चैप्टर है बातचीत, उससे हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सवाल है और फटाफट से यहाँ पे आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर सवाल प्यारे साथियों आपसे पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ पे अगर ललित निबंध है तो ये सबसे ज्यादा ऑप्शन राइट होता है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 100%। अगर ललित के जगह पर ना आके सीधे निबंध दिया जाए तो भी वो भी राइट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बार यही प्रश्न के उत्तर में आते हैं ललित निबंध। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 100% राइट ऑप्शन होगा। और सभी लोग इसे याद जरूर कर लीजिए, ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो प्यारे साथियों आपको पता है ये जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। पूछा जाता है, हर एक साल आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के जो लेखक है वो कौन से युग के निबंधकार है। प्रसाद युग के है, भारतेंदु युग के है, द्विवेदी युग के है या स्वतंत्र युग के है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है प्यारे साथियों कौन से युग के निबंधकार है, तो ये भारतेंदु युग के है। कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग के क्या है, निबंधकार है। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में लाए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम हर एक बार 5 से 6 बार सभी क्वेश्चंस को आपके बिहार बोर्ड ने पूछा है और निश्चित रूप से लास्ट समय में अगर आपसे भी ये पूछ दिया जाए तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे। इसलिए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कराने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी सुपर फास्ट रिवीजन के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि भारतेंदु युग के क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पे निबंधकार है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मनुष्य, प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। उत्तम तरीका क्या हो सकता है, मनुष्य अगर बातचीत कर रहा है अगर एक दूसरे के बीच, तो द्विधापूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना, ऐसे बात जिसमें कुछ तर्क हो, या यहाँ पे भीड़ से बात करना या अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। तो बालकृष्ण भट्ट जी प्यारे साथियों कहते हैं कि अवाहक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य का बातचीत का मुख्य मंत्र माना जाता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। बातचीत का उत्तम तरीका जो माना जाता है अवाहक होकर, यानी अवाहक मतलब शांत होकर अपने आप से ही बात कर लेना ही मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। सभी का क्लियर है। चलिए 4 नंबर सवाल है, बताने का प्रयास कीजिएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए या प्रवाहपूर्ण भाषा होनी चाहिए। तो अगर हम किसी से संवाद कर रहे हैं तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, वो क्या होता है, प्रवाहपूर्ण भाषा होता है। क्या होता है, प्रवाहपूर्ण भाषा ही संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। डी क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक एक नंबर ला के देगा और एक एक नंबर आप 90% को पार कीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहे लास्ट तक, सभी क्वेश्चन को देखते चले। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था। मासिक पत्र जो निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने वो कौन सा, प्रताप था, कर्मवीर था, हिंदी प्रदीप था या ज्योत्सना था। तो प्यारे साथियों आपको बता दें, जो बालकृष्ण भट्ट ने यहाँ पे मासिक पत्र निकाला था उनका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप था। कौन था, हिंदी प्रदीप जो था यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी का क्या था, मासिक पत्र था। क्या था, मासिक पत्र, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। और काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड ने पूछा है, निश्चित रूप से 2024 के भी एग्जाम में प्यारे साथियों, कब 2024 के एग्जाम में भी ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट कौन से मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। याद रखिएगा, काफी एमबीबीआई सवाल बनता है और आपके एग्जामिनर के दृष्टिकोण से बार बार ये सवाल आपसे पूछा गया आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। 6 नंबर है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है यहाँ पे किस विद्या की रचना है, जरा बताइएगा। ऑप्शन है आपके पास आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो बातचीत जो है यहाँ पे एक प्रकार का निबंध है। अगर निबंध की जगह पर ललित निबंध अगर प्यारे साथियों आपको दे दे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा जो बातचीत लिखा गया है वो एक प्रकार का ललित निबंध है। ललित की जगह पर अगर डायरेक्ट निबंध दिया जाए तो ये भी राइट आंसर इसके लिए होगा।
चलिए अगला सवाल है, कहता है प्यारे साथियों कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 या 18 दिसंबर 1834। तो यहाँ पे जो है बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है प्यारे साथियों कब हुआ था? 23 जून 1844। कब हुआ था? 23 जून 1844 में। यहाँ पे 1844 में क्या हुआ था? यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। काफी बार जो है चैप्टर के जो यहाँ पे नायक होते हैं प्यारे साथियों, उनसे ही सवाल बनते हैं काफी बार। लेखक के परिचय, उनके माता पिता और सारे जितने भी जन्म मृत्यु ये सब है, ये सबसे ज्यादा यहीं से सवाल आपकी हिंदी में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा? 100% राइट ऑप्शन होगा। एंड बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप भी। स्वयंता स्वयंवर रचना है किनकी, जरा बताइएगा। स्वयंता स्वयंवर जो है यहाँ पे किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्रा की है, श्रीनिवास दास की है, मैथिली शरण गुप्त की है। लास्ट समय में प्यारे साथियों, जो भी अंतिम समय है उसमें ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा आप कोई क्वेश्चंस ना करें, सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करें, काफी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो स्वयंता स्वयंवर जो यहाँ पे किसकी रचना है? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? सी आ रहा है, श्रीनिवास दास की। किसकी है? श्रीनिवास दास की। क्या है? एक प्रकार का स्वयंता स्वयंवर इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निश्चित रूप से ऐसे सवाल की संभावना 2024 में भी बनती है। कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की यहाँ पे कौन सी रचना नहीं है, बताइएगा। तो बात करें नूतन ब्रह्मचारी, इन्हीं का है। 100 जान 1 सुजान इन्हीं का है, काफी फेमस है। सद्भाव का अभाव भी इन्हीं का है। परीक्षा गुरु जो है प्यारे साथियों इनका नहीं है। परीक्षा गुरु प्यारे साथियों इनका नहीं है, याद रखिएगा। काफी बार क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो परीक्षा गुरु इनका नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। बात करें कछुआ धर्म की, इनका नहीं है। रेणुका भी इनका नहीं है। पर्यावधिविधा भी नहीं है। यानी रेल का विकट खेल जो है ये इन्हीं का है। किनका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। क्या है? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। काफी बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, निश्चित रूप से 2024 के लिए भी काफी लाभदायक साबित होगा ऐसे सवाल। चलिए 11 नंबर है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वो जो 16 वर्ष के उपरांत, जब वो 16 वर्ष के थे, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने किसी के मुंह से एक बात सुनी थी, वो फ्राइडे के याद रखिएगा। ये जो सवाल है आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीवीआई माने जाते हैं, और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए 2024 के लिए भी काफी ये सवाल इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो याद रखिएगा, 16 वर्ष के उपरांत इन्हीं के एक मुंह से बात सुनी थी, याद रखिएगा, फ्राइडे के। और काफी बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, निश्चित रूप से उम्मीद रखा जा सकता है कि 2024 के एग्जाम में भी ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। काफी उम्मीद के साथ आप लोग लगे हुए हैं, और 90% को आप लोग निश्चित रूप से पार कीजिएगा। चलिए, कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के कहानीकार बताइए। हमने आपको बताया था बातचीत शीर्षक निबंध के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो आपको यहाँ पे पता ही है, तो इसका ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के यहाँ पे निबंधकार है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा 100% राइट होगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, जरा इसका जवाब तो सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास कीजिएगा। इस चैप्टर से काफी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए यहाँ पे लाया गया है, वो फाइनल एग्जाम में भी आपको 100% महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, क्योंकि आपके पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। ये याद रखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है यहाँ पे बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या भाषण की शैली? बिल्कुल इसमें भाषण की कोई जिक्र नहीं है, संवाद की जिक्र नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। तीनों की तीनों यहाँ पे ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है कि बातचीत की यहाँ पे शैली बतलाना चाहते हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे सवाल को आपको करते जाना है और लास्ट तक आज की क्लास में बने रहना है। क्वेश्चंस और क्लास का स्पीड अगर सही लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में करने का प्रयास कीजिए। तो आपको पता है यहाँ पे बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी। कौन सा कहता है उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास यहाँ पे होगा, कौन सा उपन्यास जो है
बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? जरा बताने का प्रयास कीजिए। कहता है मैला अंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान या अंतराल। तो यहाँ पे जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित है 100 अजान 1 सुजान, 100 अजान और 1 सुजान जो है प्यारे साथियों, ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा यहाँ पे क्या है रचित है। काफी बार ऐसे सवाल आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम जो आप मात्र 5 दिन भी नहीं बचे हैं उसमें ऐसे सवाल आपके हिंदी वाले पेपर में पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन है? 100 अजान और 1 सुजान। इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में जब आरती होती है उस समय जो मंगल पाठ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। जी हाँ, तो उस समय के क्या बोलते हैं? जब नाटक की प्रारंभ होती है तो उसे हम नांदी पाठ बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। बिल्कुल, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नांदी पाठ बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो याद रखिएगा 16 वर्ष तक क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो को यहाँ पे किसी व्यक्ति का मुंह देखने को नहीं मिला था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी जो होगा राइट होगा। सवाल की बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस सवाल है एंड आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो याद रखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक के मुख देखने को नहीं मिला था किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए 17 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? अच्छा, किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है? एडिसन ने बोला था, बेन जॉनसन ने बोला था, स्पेंसर ने बोला था, मिल्टन ने बोला था? तो प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखिएगा, सुपर फास्ट क्लास है और फटाफट से सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जा रहा है। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बने हुए हैं और लगातार अपना अपना आंसर दे रहे हैं। तो बेन जॉनसन जो है यहाँ पे इन्हीं को बोलने से ही बोला कहा था कि मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने ही बोला था। काफी बार ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो सवाल है कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं निश्चित रूप से, और 2024 में भी पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। कहता है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? तो ये जो मत था एडिसन का था। कौन? एडिसन ऐसा बोलते थे कि असल बातचीत जो है 2 व्यक्ति की ही होती है, एक और दूसरा व्यक्ति के बीच में ही होती है। अगर तीसरा व्यक्ति इसके बीच में आ जाता है तो बातचीत सही नहीं होती। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे एडिसन का ये मत था, याद रखिएगा। काफी बार ऐसे सवाल हाईलाइट बनते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और पूछे भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे साथियों, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ये 2 लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों की? 2 लोगों के बीच असल बातचीत होती है, इतना आप याद रखिएगा। सवाल जो है एमबीबीआई है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है ऐसे सवाल। 100% मैं श्योर करके बता रहा हूं कि यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अगर हम किसी से बातचीत कर लेते हैं तो हमारा मन जो हो जाता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आप भी किसी से अगर बात करते हैं, आप क्रोधपूर्ण है और आप गुस्से में अगर किसी से आप बात कर लेते हैं तो कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर याद रखिएगा। और सवाल तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के भी एग्जाम में इसी क्लास से सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर वाइज, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, हल्का और स्वच्छ होगा। बातचीत के मन से किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अच्छा बताइए कि आपके अगर पास अगर ध्वनि न हो, अगर आपके पास आवाज नहीं निकल रहा हो आपके मुंह से, तो आपको सृष्टि कैसा लगेगा? सिर्फ गूंगी प्रतीक होगा। कैसा होगा? गूंगी प्रतीक, यानी वाक शक्ति। वाक शक्ति अगर आपके पास नहीं है, वचन करने की शक्ति नहीं है, तो सृष्टि जो है सारी की सारी सृष्टि आपको गूंगी प्रतीक होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जोर और जुनून के साथ आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और आप लोग निश्चित रूप से सभी का ऑप्शन बी जा रहा है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी बन के रहना है और अभी 10 दिन और अभी आपको दशरथ मांझी बन के और लगातार सभी क्वेश्चंस को तोड़ते रहना है। चलिए अगला नंबर सवाल है
कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, जरा बताने का प्रयास अगर आप लोग कीजिएगा तो काफी अच्छा होगा और उम्मीद है कि सभी का राइट ही ऑप्शन आएगा। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है यूरोप के लोगों में क्या है, काफी प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के, यूरोप के लोग में। ये जो सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बार पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। निश्चित रूप से जो है ये सवाल जो है आपके 2024 के एग्जाम के लिए एमवीबीआई साबित हो सकता है और पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप। यहाँ पे आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए ये सवाल है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार बताइएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो हमने आपको बताया था बालकृष्ण भट्ट जो है यहाँ पे आधुनिक काल के क्या है, रचनाकार है। कौन से काल के, आधुनिक काल के क्या है यहाँ पे रचनाकार हैं। और काफी एमबीबीआई सवाल भी है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस मैं बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। पहले साथियों यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, कहता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो वो जो रखा था भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी और साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में, प्यारे साथियों, तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा था, रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। कौन सा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, तो उनका जो निवास है वो कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, योगी जी के राज्य में है, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ये वादा है स्टडी विथ रवि का। चलिए अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, आर्यवर्त का, हुंकार का, हिंदी प्रदीप का या पंजाब केसरी का। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो पत्रिका का यहाँ पे संपादन किया था प्यारे साथियों, हिंदी प्रदीप का। कौन था, हिंदी प्रदीप, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। हिंदी प्रदीप का क्या किया था, बालकृष्ण भट्ट जी ने संपादन किया था। काफी बार ये क्वेश्चन हाईलाइट है, बिहार बोर्ड के नजरिए से काफी उम्मीद के साथ पूछा जाता है और स्टूडेंट भी काफी उम्मीद के साथ इसे याद रखते हैं, क्योंकि सवाल जो है रिपीट किए गए हैं, लगभग 7 से 10 बार ये सवाल रिपीट किए गए हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। चलिए हम लोग 27 नंबर सवाल पे हैं, जरा फोकस करते हैं। फटाफट से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस कराने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका निकाला था, जो पहले नंबर क्वेश्चंस में देखा था, तो कब प्रारंभ किया था। वो जो है 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका निकालना यहाँ पे प्रारंभ किया था। कब, 1877 में। काफी बार सवाल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस को याद करके रखिए, काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए 28 नंबर की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। नहीं कौन सा है, पद्मावती नहीं है, बेनी हंसहार नहीं है, मेघदूतम नहीं है या मेघनाथ वध नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो रचित कौन सी नहीं है, बिल्कुल मेघदूतम जो है ये बिल्कुल रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा, मेघदूतम। ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन, मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी राइट है। और एमवीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है। तो प्यारे साथियों, बातचीत के माध्यम से टोटल 28 ऐसे सवाल बन सकते थे, जो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑप्शन था सभी में और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी था और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए आप भी इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं उसने कहा था पे। उसने कहा था का पहला नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने बताने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट से आंसर। कहता है कि कहानी में किस शहर का चित्रण है। हमने पोल भी डाला था, यानी क्विज भी डाला था आपके यूट्यूब चैनल पर, काफी इसका राइट ऑप्शन आया था कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो अमृतसर में किया गया है और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बिल्कुल, ये अपने मामा के यहाँ रहते थे, कौन, लहना सिंह, उनकी प्रेमिका भी वहीं रहती थी और दोनों का मिलन भी अमृतसर में हुआ था। तो किस शहर का चित्रण किया गया, अमृतसर का। काफी बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, उसने कहा था का। पूछा जा रहा है कि लहना सिंह का गांव का क्या नाम था। ये भी हमने क्विजेस डाला था, इस पर भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमेंट भी आए थे और काफी वोट भी इस पे पड़े थे इस सवाल पे। तो वो जो है माझे जो था, लहना सिंह के यहाँ पे गांव का नाम था, मगरे जो है यहाँ पे उनकी प्रेमिका के गांव के नाम थी। तो माझे किनका था, यहाँ पे लहना सिंह के गांव के नाम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। गांव के नाम से जो है आपके एग्जाम में काफी बार ऐसे जो सवाल है
वो पूछे गए हैं, निश्चित रूप से याद रखिएगा 2024 के लिए हाईलाइट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तीसरा नंबर जरा फोकस कीजिएगा, कहता है लाना सिंह किस पद पर था। तो हमने आपको बताया था लाना सिंह जो था प्यारे साथी वो जमादार के पद पर था। कौन से पद पर था लाना सिंह? जमादार के पद पर। काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, यहाँ पे काफी बार पूछा गया। तो लाना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहता है सिख राइफल्स के जमादार जो था लाना सिंह, उनके राइफल का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार जो था लाना सिंह का नंबर क्या था, मतलब उनके राइफल का नंबर क्या था? तो 77 जो था इनके राइफल का नंबर था। ये भी पोल में लगभग यहाँ पे 1200 स्टूडेंट ने इस पर पोल पर टिक किया है। आप भी इसी वक्त जाके देख सकते हैं, वो भी अभी यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाला गया है। तो सिख राइफल्स के जमादार जो है लाना सिंह का राइफल का नंबर जो था वो 77 था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सूबेदार को जो यहाँ पे जमीन दिया था सरकार ने, वो कहाँ पे दिया था जरा बताइएगा। तो लड़ाई करने के बदले में सरकार ने सूबेदार को यहाँ पे जमीन दिया था, जो लायलपुर में था। कहाँ पे था? लायलपुर में। कहाँ पे जमीन दिया था? लायलपुर में दिया था। काफी बार सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। चलिए, कहता है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जो यहाँ पे जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे हुआ था? जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी पूछा गया है ना, तो ये जयपुर राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा, 100% राइट ऑप्शन होगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो हमने आपको बताया था सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किनकी है? चंद्रधर शर्मा यहाँ पे गुलेरी जी की है सुखमय जीवन। काफी बार ये जो सवाल है पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, याद रखिएगा। लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो लाना सिंह की यहाँ पे मृत्यु जो है वो किसके गोद में हो गई थी? वजीरा सिंह की। किसके गोद में? लाना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की। जब अपने प्रेमिका से मिलके जाते हैं तो उनके प्रेमिका बोलती है लाना सिंह से कि जाओ मेरे बेटे बोधा सिंह और वजीरा सिंह, उनके जो पति थे प्रेमिका के उनकी, तो बोला था लाना सिंह के कि जाओ अपने बलिदान देते हुए हमारे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। तो लाना सिंह जब बॉर्डर पर लड़ाई चल रहा था तो उनको बचाने के लिए अपने जान निछावर किया था। तो ये वजीरा सिंह के गोद में ही मृत्यु हो गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है पलूटन का विदूषक कौन है? तो पलूटन का जो यहाँ पे विदूषक है वो कौन है? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो है यहाँ पे पलूटन का विदूषक कहा जाता है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बताइए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम आपसे पूछा गया है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का यहाँ पे नाम पूछा गया है, बताइएगा। तो सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ पे लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह, जो उनके प्रेमिका के बेटे थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। कहता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसी के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेज के साथ, जर्मनी के साथ। तो वहां पे जो लड़ाई हुआ था भारतीय सिपाहियों का, किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ? जर्मनी के साथ वहां पे लड़ाई चल रहा था भारतीय सिपाहियों का। तो याद रखिएगा, काफी एमबीबीएस सवाल है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से 2024 के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। तो इसीलिए कहते हैं कि फटाफट से जितने भी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी का भला हो सके आज की क्वेश्चन से और सभी अपना 90% की उम्मीद को जगाए रख सके। तो फटाफट से एक बार शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कहता है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने या लहना सिंह ने? तो जर्मन लेफ्टिनेंट जो आया था उनके सैनिक में घुस गया था, तो लहना सिंह ने अपने बंदूक से मार गिरा दिया था, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? जरा बताने का अगर प्रयास कीजिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये ऑप्शन आपके लिए और काफी लक्की भी साबित हो सकता है आज का ये क्लास। तो उसने कहा था कहानी जो है ये 1915 में यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1915। काफी बार सवाल जो है पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। 1915 में यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसने कहा था कहानी प्रकाशित किया गया। अगला सवाल है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कछुआ धर्म कृति है इन्हीं का। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल था, सॉरी। तो ये जो है किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे फोकस कीजिएगा। कहता है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो कौन सा इनमें जो है निबंध जो है गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? बिल्कुल मजदूर और प्रेम। मजदूर और प्रेम जो है ये गुलेरी के द्वारा
गुलेरी जी द्वारा बिल्कुल रचित नहीं है। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एमबीबीआई सवाल है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो कुरमाई का अर्थ जो होता है प्यारे साथियों, वो मंगनी होता है। जब लहना सिंह अपनी प्रेमिका से पूछती है कि तेरी कुरमाई हो गई, और बार बार यही प्रश्न सारे चैप्टर के शुरू से लेकर लास्ट तक करता है, तो वो धत करके भाग जाती थी उनकी प्रेमिका। तो मंगनी इसका मतलब होता है कुरमाई का मतलब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में उसने कहा था कहानी को विभक्त किया गया है? 5 याद रखिएगा। कितने? 5। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883 को चंद्र शर्मा गुलेरी जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। कब? 1883 याद रखिएगा, वो भी 7 जुलाई को। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लाना सिंह जो है यहाँ पे उसने कहा था का पात्र है। किसके पात्र है? उसने कहा था के पात्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, याद रखिएगा। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता बोधा कौन था? तो हमने आपको बताया था बोधा जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था कौन? बोधा सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अगला सवाल है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था इन्हीं का कहानी है। उसने कहा था इन्हीं का कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुध का कांटा, दोनों इन्हीं का है। उसने कहा था भी इनका, लेकिन कफन जो है प्यारे विद्यार्थियों ये इनका नहीं है। कफन इनका बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये जो थे उनके गांव के नाम से इनका नाम है, गुलेर के निवासी थे और इनका नाम गुलेर पड़ गया, गुलेरी जी पड़ गया, यानी गुलेरी जी जो है गुलेर के निवासी है। इतना ट्रिक से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए निश्चित रूप से फिक्स है। कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? हमने आपको बताया था चंद्र शर्मा यहाँ पे गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी है जो उसने कहा था कहानी का कहानीकार है। उसने कहा था का मुख्य पात्र अगर पूछा जाएगा तो लाना सिंह है, और उसमें मुख्य पात्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनकी प्रेमिका है। याद रखिएगा बोधा सिंह, वजीरा सिंह, ये सभी मुख्य पात्र के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य पात्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो लाना सिंह मार के आइएगा। कौन? लाना सिंह। चलिए, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो हमने आपको बताया था ये भारतेंदु द्विवेदी युग के है। किस युग के है? द्विवेदी युग के है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसमें जो है प्यारे साथियों एक प्रकार का कर्म प्रधान है। कैसा है? कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि उनकी प्रेमिका जो कर्म करने के लिए बोलता है वो जाके अपने बॉर्डर पे करता है। तो कर्म प्रधान कहानी है, उसने कहा था, याद रखिएगा। पुरानी हिंदी, चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट से बताने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। पुरानी हिंदी रचना जो है किसकी है? तो पुरानी हिंदी जो रचना है यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। किनका है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि कीरत सिंह कौन था? तो हमने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, कीरत सिंह जो था लाना सिंह का भतीजा था। कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एंड एमबीबीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि कहता है कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? हमने आपको बताया था वो बार बार जो है तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई जो प्रश्न था वो बार बार पूरे चैप्टर में किया है। कौन? लाना सिंह। कौन किया है? तो लाना सिंह किया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो कितने को कहता है प्यारे विद्यार्थियों? 10 गो को कहता है। कितने कहते हैं? 10 आदमी को कहता है कि जाओ खंडक में छोड़कर आगे बढ़ो। अमृतसर में लाना सिंह का कौन था? तो उनके जो थे मामा थे। अमृतसर में जो है लाना सिंह के कौन थे? मामा थे, और वहीं ये रहा करते थे और वहीं उनकी प्रेमिका से मुलाकात भी होती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा इसके लिए। अगला सवाल है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लाना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता है, वो किसको? वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ए राइट होगा। वजीरा सिंह को यहाँ पे भेजता है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट होगा। और सभी क्वेश्चन आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। जो लास्ट में जुड़े हैं सभी को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और शुरू से लेकर सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए। कहता है सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? वजीरा सिंह को, लाना सिंह को, यह यहाँ पे ऑप्शन नंबर है प्यारे विद्यार्थियों कीरत सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो वो रक्षा के लिए जो बोला था वो लाना सिंह को बोला था, लाना सिंह की प्रेमिका यानी सूबेदारनी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था?
तो लहना सिंह का जो सिर है अपने गोद में लेकर यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों कौन बैठा था? बजीरा सिंह बैठा था। कौन बैठा था? बजीरा सिंह, जो उनकी प्रेमिका के पति थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। काफी बारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? तो अमृतसर में रहा करते थे। कहाँ? अमृतसर में रहा करते थे उनके मामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? तो अमृतसर में रहते थे। अगला सवाल है कि उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है? तो ये जो कहानी है 1915 की है। कब की कहानी है प्यारे विद्यार्थी? 1915 की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में टोटल इतना ही प्रश्न था जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था एंड निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, धुआंधार तरीके से सॉल्यूशन लेके आएंगे। आज की क्लास में इतना ही। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। मिलते हैं फिर से अगली हिंदी के क्लास में, धुआंधार तरीके से सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा।